प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। इतिहास के जो पूर्व में स्कूल व्याख्याता स्तर के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर हैं, उनकी कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस कक्षा में एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। इस कक्षा में हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि स्कूल व्याख्याता या असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आरपीएससी के द्वारा या जो हमारी भर्ती एजेंसी है उसके द्वारा लिए गए हैं, पूछे गए हैं। टॉपिक वाइज हम प्रश्न देखेंगे, जैसे कि आज हम पाषाण काल के कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे। टॉपिक वाइज हम देखेंगे और हम प्रयास करेंगे कि उस टॉपिक के 5, 10, 15, 20 जितने भी प्रश्न पिछले 5, 10, 15 सालों में आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों को सामान्य तौर पर यहाँ देखने का, उनको मतलब जो है सॉल्व करने का और उनके बारे में संबंधित जानकारी जो है वो जुटाने का प्रयास कर पाएँ। तो आज इस कड़ी में हम लोग पाषाण काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उन पर चर्चा करेंगे, जो अब तक स्कूल व्याख्याता स्तर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड या जो प्रागैतिहासिक काल है भारत में, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है इस कड़ी में, भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है? सोहन संस्कृति आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया। भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है? सोहन संस्कृति। चलिए, एक इसमें ऑप्शन है उच्च पुरा पाषाण युग। उच्च पुरा पाषाण युग यानी कि पुरा पाषाण काल का बाद वाला भाग, नया वाला भाग। ठीक है। मध्य पुरा पाषाण युग, मिडल जो स्टोन एज थी, या जो पैलियोलिथिक एज थी, उसमें जो मिडल पार्ट था वह वाला। नव पुरा पाषाण युग या निम्न पुरा पाषाण युग। ओके। सोहन संस्कृति, पहले हम इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित थी? यह है निम्न पुरा पाषाण युग। ओके। चलो हम थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। अगर आप चाहें तो व्याख्या हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। सोहन संस्कृति क्या है? भारत में अगर हम आज के इंडिया को देखें, आज के भारत को हम लोग देखें, ये वर्तमान भारत है, इसके साथ में ये वाला देश है पाकिस्तान। ठीक है। और पाकिस्तान देश में सिंधु की सहायक एक छोटी नदी है, ऐसे ऐसे करके ये सिंधु नदी है। उस सिंधु की सहायक एक छोटी नदी है, उस नदी का नाम है, ऐसे बाईं बाईं तरफ से सिंधु में आकर मिल जाती है। उस छोटी ऐसे ऐसे सिंधु नदी है और उसमें बाईं ओर से आकर मिलने वाली एक छोटी नदी है सोहन नदी। सोहन, सोहन नदी है। उस सोहन नदी की घाटी में, सोहन नदी के आसपास कुछ पुरातात्विक सभ्यता के या पुरातात्विक काल के अवशेष प्राप्त हुए। ओके। उन अवशेषों को भारत में जब परीक्षण किया गया तो प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड का माना गया। एग्जामाइन जब उनको किया गया तो ये जो मतलब अवशेष थे, ये 1 लाख ईसा पूर्व से पहले के ठहरे। यानी यहाँ से चापर, चापिंग, पेबुल या इस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए जो कि पूरी तरह से पाषाण निर्मित है, जिनका निर्माण जो है वो अनगढ़ रूप से किया गया है। यानी यहाँ से जो पाषाण उपकरण मिले हैं सोहन नदी की घाटी में, सिंधु की सहायक सोहन नदी आजकल पाकिस्तान में है, इस सोहन नदी की घाटी में जो अवशेष मिले वो अवशेष अनगढ़ प्रकार के हैं। अनगढ़ का मतलब कि उनकी भलाई या पाषाण उपकरणों का जो निर्माण है वो बहुत ज़्यादा सुगढ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, कलात्मक दिखाई नहीं देता। तो ये जो चापर चापिंग पेबुल अवशेष मिले हैं, पत्थर के अवशेष मिले हैं सोहन नदी की घाटी में, उन अवशेषों को सोहन संस्कृति कहा जाता है, सोहन नदी की संस्कृति। और ये जो अवशेष हैं, ये माने जाते हैं निम्न पुरा पाषाण युग के। निम्न पुरा पाषाण युग का मतलब ये है कि जो पाषाण काल का सबसे पहला वाला भाग था, पाषाण काल का सबसे प्राचीन वाला भाग था, उस काल के अवशेष माने जाते हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। भारत में सोहन संस्कृति निम्न पुरा पाषाण युग से संबंधित है। 1928 में डी वाडिया डी डी वाडिया ने सोहन घाटी में सबसे पहला उत्खनन किया था, जिसके कारण डी एन वाडिया को सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। ये डी डी वाडिया नहीं है, डी एन वाडिया है, ये क्लेरिकल मिस्टेक है। डी एन वाडिया ने सोहन नदी की घाटी में पहली बार उत्खनन किया था, जिसके कारण उनको पितामह कहा जाता है। सोहन घाटी से 5 टेरेस मिले हैं, 5 वेदिकाएं मिली हैं। अब वेदिकाएं का मतलब क्या है कि जब यहाँ पर सोहन नदी की घाटी में जब यहाँ पर उत्खनन किया गया, वर्टिकल उत्खनन, लंबवत उत्खनन किया गया, गहराई में खुदाई करी गई, तो वहां पर अलग अलग 5 संस्कृतियां प्राप्त हुई।
5 वेदिकाएं यानी 5 संस्कृतियों के यहाँ अवशेष मिले हैं। डीएन वाडिया को सोहन संस्कृति का पिता कहा जाता है, सोहन घाटी का पिता। और सोहन नदी या सोहन नदी की घाटी में जो संस्कृति प्राप्त हुई उसको सोहन संस्कृति कहा जाता है। ये संबंधित है पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण काल से, यानी पाषाण काल का जो सबसे पुरा पाषाण काल का जो सबसे पहले वाला भाग है उससे ये संबंधित है। भारत के इतिहास की शुरुआत या भारत के प्राग ऐतिहासिक काल की शुरुआत इसी सोहन संस्कृति से होती है। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न था सोहन नदी की घाटी में, पहला प्रश्न था सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है, तो यह है निम्न पुरा पाषाण युग से। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? राख का टीला। स्कूल लेक्चरर 2020 की जो परीक्षा थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया। ओके, राख का टीला, ठीक है। ऐश माउंट इसको अंग्रेजी में कहा गया है ASHMOUND। ऐश माउंट के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तो एक तो गुफकराल है, इसमें कश्मीर वाला, एक इसमें सन्यूर है, एक इसमें पलवाई है, एक इसमें चिरौन दिया है, बिहार वाला चिरौन। ओके, चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे। निम्न में से कौन सा नवपाषाणिक कालीन स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? पल्लवाई। देखिए राख का टीला है क्या? भारत में जो नवपाषाण काल के अवशेष हैं, भारत में जो नवपाषाण काल के अवशेष हैं, हम इसको हमारे हिसाब से देख लेते हैं। भारत में जो नवपाषाण काल के अवशेष हैं वो उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में प्राप्त हुए हैं। ओके, विशेष रूप से जो साउथ इंडिया के क्षेत्र हैं उसमें कुछ कर्नाटक के क्षेत्र है, कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है। ओके, एक आध तेलंगाना के क्षेत्र है। यहाँ से कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र भी है। यहाँ से जो नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं, नवपाषाण काल के अवशेष कई अलग अलग उसमें स्थान है, जैसे कि पिकली हल है, पिकली हल ये कर्नाटक में एक स्थान है। पल्लवाई है, ये जगह के नाम है सारे, पल्लवाई। उतनूर है। ओके, इन स्थानों से नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो ये जो साउथ वाले दक्षिण भारत के नवपाषाण काल के स्थान है, पुरातात्विक स्थल है, इन स्थलों से जो गोबर है उस गोबर के जलकर या जलाकर बनाई गई राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। राख के ढेर, गोबर के उपले या गोबर को जलाकर या गोबर के जल जाने से जो राख बनी उस राख के ढेर प्राप्त हुए हैं दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थलों में। उन स्थलों में से एक है पल्लवाई। पल्लवाई जो आपके यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, आप यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? राख के टीले कई स्थानों से मिले हैं, इन वाले ऑप्शंस में से यहाँ है पल्लवाई, कर्नाटक में स्थित एक स्थान। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सॉरी, वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित उत्तनूर तथा पल्लवाई, पल्लवाई आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में स्थित उत्तनूर तथा पल्लवाई से राख के टीले मिले हैं। इनके अलावा कर्नाटक के पिकलीहल, कृपगल, बुदिहल से भी राख के टीलों के अवशेष मिले हैं। यानी कि राख के टीले जो कि गोबर के जलाए जाने से मतलब बने हैं, नवपाषाण काल के हैं और दक्षिण भारत के इन इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उत्तनूर, पलवाई, ये दो है आंध्र प्रदेश में, और कर्नाटक में है पिकलीहल, कृपगल और बुदिहल। तो राख के टीलों के ढेर इन इन स्थानों से मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवपाषाणकालीन स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण। स्कूल 2020 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए हाँ जी, नवपाषाण काल स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो इनमें एक तो दिया है कोल्ड, एक दिया है महगढ़ा, एक दिया है उत्तनूर और एक दिया है मेहरगढ़। उत्तनूर जो है ये अभी हमने पढ़ा, जो पिछली व्याख्या थी हमारी उसमें हमने पढ़ा कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, जो मेहरगढ़ है ये वर्तमान में है पाकिस्तान में। नवपाषाण कालीन स्थल है दोनों ही। कोलडिहवा और महगढ़ा दोनों आजकल उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में है, बेलन नदी घाटी में। बेलन एक छोटी नदी है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के निकट, गंगा की सहायक नदी।
और ये जो बेलन नदी है छोटी सी, इस बेलन नदी की घाटी में दो स्थान मिले हैं। एक तो है यूपी में कोल्डीहवा और एक मिला है महगढ़ा, दोनों इलाहाबाद जिले में है। तो ये जो महगढ़ा और कोल्डीहवा स्थान है, यहाँ से या विशेष रूप से कोल्डीहवा से लगभग 9000 ईसा पूर्व के चावल की कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ओके, तो इस वाले में उतनूर आप जानते हो राख के टीलों के लिए फेमस है। मेहरगढ़ भारत में प्राप्त पहली नवपाषाण कालीन बस्ती के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इन दोनों में चावल के अवशेष नहीं मिले। चावल के अवशेष मिले हैं कोल्डीहवा और महगढ़ा। तो इसका उत्तर है एक और तीन यहाँ। आप आगे वाले पेज पे इसका आंसर देख लीजिए, एक और तीन। नवपाषाणकालीन स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो उतनूर में नहीं है, मेहरगढ़ में नहीं है। एक तो है कोल्डीहवा और एक है महगढ़ा, दोनों बेला नदी की घाटी में इलाहाबाद में स्थित है। चलिए, कोल्डीहवा इलाहाबाद में बेला नदी के किनारे स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है, जिसकी खोज 1964 में 1964 में बीबी मिश्र ने की थी। कोल्डीहवा से ही विंध्य क्षेत्र के नवपाषाण के विषय में जानकारी मिलती है। मध्य भारत में या विंध्याचल के आसपास विंध्य क्षेत्र में जो नवपाषाण काल के अवशेष मिले थे, उनकी जानकारी कोल्डीहवा से मिलती है। यहीं से 600 ईसा पूर्व के चावल के प्राचीनतम, ये 600 नहीं है, 6000 और उससे भी पहले के चावल के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोल्डीहवा के अतिरिक्त बेलन घाटी में स्थित महगढ़ा से भी चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी कि दोनों उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, और दोनों से चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव गड्ढों में रहता था? ये बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है। असुविधा के लिए खेद है, तकनीकी खराबी की वजह से जो है आप लोगों की क्लास बाधित हुई। इस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव गड्ढों में रहता था। ओके, तो बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। दो स्थान है जो आपने कई बार सुने हैं, एक तो है बुर्ज होम और एक है गुफ करार। बुर्ज होम और गुफ करार, ये वो दो स्थान है जहां पर नवपाषाण काल का मानव, यानी कि 7000, 6000, 8000 ईसा पूर्व का मानव गर्त होम में निवास करता था। गर्त होम या गर्त घर या गर्त गृह। अब गर्त गृह का मतलब क्या होता था कि ऐसे ऐसे करके मान लीजिए धरातल है, उस धरातल में गड्ढा खोदकर इस प्रकार से, और उस गड्ढे में वो घर के समान आकृति बनाते थे, रहने के लिए घर। गर्त होम इसको कहा जाता था, गड्ढों में घर। ओके, और बुर्ज होम, गुप्त कराल, ये दो स्थान है भारत में जहां से इसके अवशेष मिले हैं। दोनों स्थान कश्मीर में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कश्मीर। किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव गड्ढों में निवास करता था 6000 7000 ईसा पूर्व में? तो ये कश्मीर है, और कश्मीर में दो स्थान है, बुर्ज होम और गुप्त कराल। चलिए, कश्मीर के नवपाषाणकालीन स्थलों की मुख्य विशेषता गर्तावास या गड्ढों में बनाए गए आवास है। गर्तावास मतलब गड्ढों में इन लोगों ने घर बनाए। इन प्रमुख स्थलों में बुर्ज होम तथा गुफा कराल या गुफ कराल प्रमुख है, जिसमें बुर्ज होम की खोज 1935 में टी टेरा के द्वारा तथा टीटी पीटरसन के द्वारा की गई। टी टेरा और टीटी पीटरसन ये पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने इनकी खोज की थी। बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के अवशेष भी प्राप्त हुए, ये अलग बात है। नवपाषाणकालीन स्थलों में वह स्थान जहां से मानव के शव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसी कब्र मिली है जिसमें मानव के शव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया है। तो ये बुर्ज होम है, ये अलग है। गर्तावास या गड्ढों में बनाए गए घर के अवशेष बुर्ज होम और गुफ कराल से मिले हैं। दोनों नवपाषाणकालीन स्थल है और दोनों के दोनों कश्मीर में है। चलिए अगला सवाल,
मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से जब इन दोनों स्थलों के नाम आते हैं, आदमगढ़ और बागौर, बागौर भीलवाड़ा, ठीक है, कोठारी नदी है बनास की सहायक, उसके किनारे स्थित है। तो आदमगढ़ और बागौर का नाम आते ही हम लोगों के सामने तस्वीर आती है, या हम लोगों के सामने एक ही नाम आता है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो मेसोलिथिक एज है, यानी कि पहले पाषाण काल के 3 भाग है। सबसे पहले प्राग इतिहास, उसके बाद में सबसे पहले पुरा पाषाण काल, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, और उसके बाद में नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल वो है जिसमें कि पुरा पाषाण की अपेक्षा जो स्टोन के औजार होते थे, इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, वो थोड़े ज़्यादा बेहतर, थोड़े ज़्यादा बारीक, थोड़े ज़्यादा सूक्ष्म और थोड़े ज़्यादा कलात्मक होने लगे थे। तो जो मध्य पाषाण काल है उसके अवशेष भारत में कई स्थानों से मिले हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है राजस्थान का बागोर, भीलवाड़ा जिले में, बनास की सहायक कोठारी नदी के किनारे। और दूसरा, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने यहाँ खुदाई करवाई थी 1967 में बागोर भीलवाड़ा में। दूसरा स्थान भारत में है मध्य प्रदेश का आदमगढ़। खास बात यह है कि दोनों स्थान मध्य पाषाण काल के हैं, बागोर और आदमगढ़, और इन दोनों से प्राचीनतम यानी मध्य पाषाण काल में मानव के द्वारा जानवरों को पालतू बनाए जाने के यानी कि पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चमकदार प्रस्तुत उपकरण यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। ये जो है चौक पर बनी पॉटरी नहीं प्राप्त हुई है। जुते हुए खेत कालीबंगा में मिले हैं। ओके, पालतू जानवरों के या पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं, आदमगढ़ और बागौर से। बागौर भीलवाड़ा में है, आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। पालतू जानवरों के कहाँ से आदमगढ़ और बागौर से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? किसके मिले हैं? पालतू जानवरों के, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित बागौर तथा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से लगभग 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मानव के द्वारा जो पशुपालन किया गया उसके सबसे पुराने साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला, भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अभी हमने यही देखा, दोबारा यही सवाल आ गया। भारत में मध्य पाषाण काल का नेट 2018 में ये प्रश्न आया था। भारत में मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो आदमगढ़ भी बड़ा है, लंगनाज गुजरात में ये भी बड़ा है, संगनकल्लू ये भी बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा स्थान है बागोर, जो कि भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी के किनारे। और 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने यहाँ उत्खनन करवाया, बहुत कुछ यहाँ से प्राप्त हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, वो पशुपालन के प्रमाण है। ओके, चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ नहीं लिखी है तो मैंने बता दी। बागोर है है इसकी व्याख्या। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बनास की सहायक नदी कोठारी के किनारे स्थित है। राजस्थान में बनास के की सहायक कोठारी नदी उसके किनारे है। यहाँ से प्राप्त टीलों को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ जिस जो एक्सकवेशन साइट है, जिस टीले में खुदाई करवाई गई, उसको महासतियों का टीला कहा जाता है। इस स्थल की खोज 1967 में वीएन मिश्र के द्वारा की गई, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। भारत में मध्य पाषाण काल का यह सबसे बड़ा टीला है, यह सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इससे पिछला प्रश्न। पशुपालन के साक्ष्य 2 स्थानों से मिले हैं, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और यहाँ यानी कि बागौर में, भीलवाड़ा में बागौर, इन दोनों स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला सवाल, प्रागैतिहासिक राख के टीले संबद्ध है। ये वही दोबारा आ गया, राख के टीले किस चीज से संबंध है? और 2020 के स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में, हिस्ट्री के पेपर में ये प्रश्न आया था, प्रागैतिहासिक राख के टीले। तो जैसे कि मैंने बताया, राख के टीले दक्षिण भारत में पिकलीहल, उतनूर, पलवाय, ये कई स्थान है वहां से मिले हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई स्थानों से। ये होता क्या था, वे स्थान जहाँ पर गोबर या मतलब क्या है अन्य चीजें जो है वो जलाई जाती थी, उससे राख के ढेर वहां बन गए, सारे के सारे नवपाषाण काल के हैं। तो उस स्थल से जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था नहीं है, अंतिम संस्कार से संबंध नहीं है। राख के टीले, गोबर जलाया गया था उसके हैं। वैदिक बलि दी जाती थी, ये भी नहीं है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल है तो वैदिक काल कैसे होगा? वैदिक काल अलग है, प्राग ऐतिहासिक काल अलग है। अच्छा, भट्टे जहाँ मृदभान पकाए जाते थे, राख के टीलों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, भट्टे जैसी कोई चीज नहीं है। ये दक्षिण भारत के कतिपय नवपाषाण स्थल है। ओके, अभी हमने पढ़ा कि दक्षिण भारत के कतिपय नवपाषाण स्थल है, उतनूर, पलवाय, पिपलीहल वगैरह, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, जहाँ से गोबर को जलाकर और उससे बनी हुई राख के प्रमाण मिले हैं। ये उसका आंसर है। यहाँ इसकी व्याख्या देख लीजिए, राख के टीले या भस्म टीले
दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थलों से मिले हैं जहां मवेशियों के गोबर जो राख के ढेर में परिवर्तित हो गए थे। आंध्र प्रदेश के उत्तनूर तथा पलवाय, कर्नाटक के कुपगल, पिकलीहल, कोडिकल तथा बुद्धिगनामा से राख के टीले मिले हैं। ये वाले सवाल अब अगर दोबारा पूछे जाते हैं, क्योंकि रिपीट हुआ है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया और एक स्कूल लेक्चरर में, अगर दोबारा ये सवाल पूछा जाए तो आप लोगों के लिए मतलब कि ये नॉर्मल क्वेश्चन होना चाहिए। जब ये पहली बार प्रश्न पूछा गया था तो बहुत सी किताबों में कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव लोग मतलब बेसिक के रूप में पढ़ते हैं, उसमें भी नहीं था। कुछ और बेसिक किताबें थी, रूपेंद्र सिंह, उसमें भी नहीं था। तो कई किताबों में नहीं मिला। तो बेसिक के रूप में जो बड़ी-बड़ी किताबें लोग पढ़ रहे थे, जब उनमें भी ये प्रश्न नहीं मिला राग के टीले का, तो लोग भ्रमित हुए। लेकिन अब ये सवाल नॉर्मल हो जाना चाहिए। लगातार पूछा गया तो हो सकता है दोबारा भी पूछा जा सके। राख के टीले दक्षिण भारत में गोबर के जलाए जाने से बने ढेर हैं, मतलब राख के ढेर हैं। अगला सवाल देख लीजिए। मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर का उत्खनन किया। अब ये तीसरी बार आ गया है, यानी कि बागोर बार-बार पूछा जा रहा है। मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य बागोर और आदमगढ़ से मिले हैं। बागोर राजस्थान में बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के किनारे हैं, भीलवाड़ा। 1967 में वी एन मिश्र यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया था। चलिए हम इसको देख लेते हैं। वी एन मिश्र, और इसकी व्याख्या हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे यहाँ नहीं दी गई है। अच्छा, भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई थी? शैल चित्र, शैल, शैल का मतलब होता है पत्थर, पाषाण, स्टोन, STONE, और शैल चित्र यानी पाषाण पर बनाए गए चित्र। ठीक है, तो भारत में पहली बार शैल चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई? अब शैल चित्र मतलब पाषाण पर बनाए गए चित्र। ये 1867 की बात है। 1867, जब भारत के विंध्य क्षेत्रों में, विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र का मतलब है जो भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के आसपास। भारत के विंध्य क्षेत्रों में श्री CL कार्लाइल महोदय जो है, ये पुरातत्ववेता भी थे और अंग्रेज मतलब क्या है, अधिकारी भी थे। श्री CL कार्लाइल महोदय, इनके द्वारा भारत के विंध्य क्षेत्र में यानी मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भागों में कुछ क्षेत्र थे जहां पर जंगल में शैल चित्र प्राप्त किए गए। कालांतर में इनको इनके ऊपर व्यापक रिसर्च किया गया, और फिर जो CL कार्लाइल महोदय के द्वारा खोजी गई सभ्यता थी उसको इतिहास में एक वर्गीकरण प्रदान किया गया। तो शैल चित्र भारत में सबसे पहले खोजे गए CL कार्लाइल के द्वारा 1867 मध्यवर्ती भारत में यानी कि मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में। चलो हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाँ, शैल चित्र किसके द्वारा खोजे गए? श्री CL कार्लाइल के द्वारा 1867 में। विश्व का पहला, ये विश्व नहीं है, ये यहाँ क्लेरिकल मिस्टेक है। भारत में पहली बार शैल चित्र 1867-1868 में कैमूर की पहाड़ियाँ में सोहरी घाटी, अब कैमूर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल का भाग है। सोहरी घाटी, ये सोहरी घाटी को एक क्षेत्र है, में काकबर्न तथा कार्लाइल ने खोजा था। ये कार्लाइल, CL कार्लाइल और काकबर्न पुरातत्ववेता थे, उनके द्वारा पहली बार खोज की गई। चलिए अगला सवाल। कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई हैं? अब ये सवाल जो पहले जहाँ जिस प्रश्न से हम लोगों ने शुरू किया था उसी का मतलब क्या है, अपडेटेड या उसी में से आया है दोबारा। कुल व्याख्याता 2013 के पेपर में पूछा गया सवाल है। हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदी है सोहन नदी। उस सोहन नदी की घाटी में सोहन संस्कृति प्राप्त हुई है, जो निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। 3 प्रकार के जो पाषाण उपकरण हैं, चापर, चापिंग, पेबुल, वो वहां से प्राप्त हुए हैं। चापर, चापिंग, पेबुल। अब इसमें एक शब्द तो है पेबुल, उसके बाद में दूसरा शब्द है चापर, और तीसरा शब्द है चापिंग। ओके, चापर, चापिंग, पेबुल। तो पेबुल जो है ना, पेबुल, ये उन पत्थर के टुकड़ों को कहते हैं, पाषाण के टुकड़े, जो कि नदी के जल के साथ बहकर आते हैं और नदी के जल के साथ रगड़ खाकर गोल हो जाते हैं, पेबुल कहलाते हैं। ओके, नदी के जल के साथ बहकर आते हैं, नदी के जल के साथ लगातार बहने से के कारण इनकी जो नोकदार क्षेत्र, नोकदार जो इनका भाग होता है वो नष्ट हो जाता है, गोल हो जाते हैं, एकात्मक पत्थर, इनको पेबुल कहा जाता है। बहुत से पेबुल मिले हैं सोहन नदी की घाटी में। चापर, जब उन पेबुल को मतलब नदी के जल के साथ बहकर आने वाले पाषाण टुकड़ों को, पाषाण खंडों को एक तरफ से छील कर, तराश कर या काट कर नुकीला बनाया जाता है, एक साइड से धारदार बनाया जाता है, एक साइड में उसके मतलब क्या है, धार बनाई जाती है, उसको कहा जाता है चापर। और जब उसी पेबुल को यानी कि
पाषाण खंड को, पत्थर के टुकड़े को दोनों तरफ से धारदार बनाया जाता है। बाइफिशियल मतलब दोनों तरफ उसकी धार होती है, दो तरफ से धारदार बनाया जाता है, उसको कहा जाता है चापिंग। चापर चापिंग, ये दो पाषाण उपकरण होते थे पुरा पाषाण काल में, निम्न पुरा पाषाण काल में, जो कि पेबुल को तराश कर बनाए जाते थे, माने कि पत्थर के टुकड़े को। और ये सोहन नदी की घाटी में प्राप्त हुए हैं, जो कि आजकल पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदी है। तो हमने ये पढ़ा कि सोहन घाटी में जो चापर चापिंग पेबुल प्राप्त हुए निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष, ये 5 वेदिकाएं यानी कि 5 प्रकार की संस्कृतियां वहां मिली थी, उनमें से सबसे निचली संस्कृति में मिले थे। यानी कि सोहन नदी की घाटी में कितनी वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 5। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। चलिए अगला सवाल, कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति? हो गया 5। इसी की व्याख्या आगे दी हुई होगी, नहीं व्याख्या नहीं है। भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार बने हैं। भीमबेटका, अब भारत के प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल के जो उत्खनन स्थल है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक ही आता है भीमबेटका, जहाँ विश्व के प्राचीनतम चित्र प्राप्त होते हैं। ओके, विश्व के प्राचीनतम चित्र का मतलब भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, और उन भीमबेटका की गुफाओं से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, जो दुनिया में सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जो कि उस समय के मानव के द्वारा या प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा, पाषाणकालीन मानव के द्वारा बनाए गए थे। भीमबेटका में जब उत्खनन करवाया गया तो गुफा से गुफा चित्र तो मिले ही, उनके अलावा वहां से पाषाण निर्मित उपकरण मिले। पाषाण कौन सा था? क्वार्टजाइट पत्थर। ओके, हड्डियों के नहीं है, लोहे के, लोहा तो था ही नहीं, बहुत बाद में आया, तांबा भी नहीं था, क्वार्टजाइट, क्योंकि काल ही पाषाण काल है, तो भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार बने हैं क्वार्टजाइट से। क्वार्टजाइट एक प्रकार का पत्थर है, ठीक है। भीमबेटका के औजार किससे बने हैं? क्वार्टजाइट से। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से दो उत्खनित क्षेत्र अंशुलियन स्थल है? आज की हमारी क्लास का समय पूरा हो रहा है, तो ये वाला सवाल जो है इस पर हम आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। अगली जो क्लास आएगी हमारी, उसमें हम इस टॉपिक का कोई प्रश्न रह गया है जैसे कि ये वाला, ये और आगे वाला कोई टॉपिक होगा, उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।